न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी जीके खजाना में। दोस्तों, हम एमपीपीएससी स्पेशल एमपी जीके की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम आपको एमपी जीके के अति महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। इस स्पेशल क्लास से जुड़कर आप खुद महसूस करेंगे दोस्तों कि आपके ज्ञान के सागर में बढ़ोतरी हो रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? क्या भारतीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। तो याद रखना दोस्तों, भारतीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों हम इस क्वेश्चन से, जिसे हम लल्लन टाप बातें कहते हैं। तो याद रखना, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, कौन सा संस्थान? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर स्थित है दोस्तों? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है भोपाल में। कहां पर स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान, कौन सा संस्थान? मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों जबलपुर में। कहां पर? जबलपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी। दोस्तों, यदि आपसे पूछे कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो याद रखना ये देहरादून में स्थित है। कहां पर? देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, लेकिन भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। और मध्य प्रदेश का वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी। जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, भारतीय उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहां पर स्थित है? कौन सा संस्थान? भारतीय उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहां पर स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, ये स्थित है जबलपुर में। कहां पर स्थित है? जबलपुर में भारतीय उष्णकटिबंधीय वन संस्थान स्थित है। मध्य प्रदेश में वानिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश में वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है छिंदवाड़ा जिले में। कहां पर स्थित है? छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। और आपको पता होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आम अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? याद रखना दोस्तों, आम अनुसंधान संस्थान स्थित है गोविंदगढ़, रीवा में। कहां पर स्थित है? गोविंदगढ़, जो कि रीवा जिले में आता है, वहां पर आम अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का आम्र जिला किसे कहते हैं? तो याद रखना, मध्य प्रदेश का आम्र जिला कहते हैं जबलपुर को। किसे कहते हैं? जबलपुर को मध्य प्रदेश का आम्र जिला कहते हैं। दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में एक स्पेशल आम की प्रजाति पाई जाती है, जिसे हम नूरजहां आम कहते हैं। इसकी खास विशेषता ये है कि इसका वजन 4 से 5 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 4 से 5 किलोग्राम होता है। और ये जो है अलीराजपुर के कट्ठीबाड़ा नामक स्थान पर पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, यूनेस्को द्वारा भीमबेटका को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? क्या यूनेस्को द्वारा भीमबेटका को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ऑप्शन दिए हुए हैं 2003, 2004, 2005 और 2006। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2003। 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अब ये भीमबेटका की गुफाएं ये कहां पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखना, ये स्थित है अब्दुल्लागंज, रायसेन में। कहां पर स्थित है? अब्दुल्लागंज, रायसेन में स्थित है। ठीक है, अब्दुल्लागंज, रायसेन में स्थित है। ठीक है, अब्दुल्लागंज, रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। और ये दोस्तों पुरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। कौन सा स्थल है? पुरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है, जिसे 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी दोस्तों विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने। और कब की थी? 1957-58 में। ठीक है, 1957-58 मतलब 1957-58 में विष्णुधर बाकड़कर ने भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। ठीक है, और आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज, रायसेन में स्थित हैं। 2003 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसकी खोज किसने की? विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने की। कब की? 1957-58 में की। और आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बाघ की गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, बाघ की गुफाएं स्थित हैं धार जिले में। कहां पर स्थित हैं?
बाघ की गुफाएं धार जिले में स्थित हैं। बिलोबा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो बिलोबा की गुफाएं दोस्तों ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर? ग्वालियर में बिलोबा की गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो मृगेंद्रनाथ की गुफाएं याद रखना दोस्तों पाटनी गांव रायसेन में स्थित है। कहाँ पर? पाटनी गांव रायसेन में मृगेंद्रनाथ की गुफाएं स्थित है। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो याद रखना उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में स्थित हैं। कहाँ पर? विदिशा जिले में उदयगिरी की गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं भर्तहरि की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? तो याद रखना दोस्तों भर्तहरि की गुफाएं स्थित हैं उज्जैन में। कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में भर्तहरि की गुफाएं स्थित हैं। शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो याद रखना शंकराचार्य की गुफाएं हैं ओमकारेश्वर खंडवा जिले में। कहाँ पर? ओमकारेश्वर खंडवा जिले में शंकराचार्य की गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं कालिया देह की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो याद रखना कालिया देह की गुफाएं हैं उज्जैन में। कहाँ पर? कालिया देह की गुफाएं उज्जैन में स्थित हैं। मारा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखना मारा की गुफाएं स्थित हैं सिंगरौली में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो याद रखना दोस्तों आदमगढ़ की गुफाएं स्थित हैं होशंगाबाद जिले में। कहाँ पर? होशंगाबाद में आदमगढ़ की गुफाएं स्थित हैं। कबरा गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो राजगढ़ में दोस्तों कबरा गुफाएं स्थित हैं। पांडव गुफाएं कहाँ पर हैं? तो पांडव गुफाएं पचमढ़ी में स्थित है। इस प्रकार से दोस्तों हमने पूरी गुफाएं जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं वो किस जिले में पाई जाती है या कहाँ पाई जाती है हमने इनको डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में संगमरमर की प्रथम इमारत कौन सी है? क्या भारत में संगमरमर की प्रथम इमारत कौन सी है? ऑप्शन दिए हुए हैं हुसैन शाह का मकबरा, तानसेन का मकबरा, मोहम्मद गौस का मकबरा या मुमताज की कब्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हुसैन शाह का मकबरा। हुसैन शाह का मकबरा जो है दोस्तों भारत में संगमरमर की बनी प्रथम इमारत है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हुसैन शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हुसैन शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हुसैन शाह का मकबरा, हुसैन शाह का मकबरा जो है दोस्तों वो धार में स्थित है। धार मतलब मांडू में स्थित है। ठीक है, मांडू धार में हुसैन शाह का मकबरा स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? इसका निर्माण जो है स्टार्ट करवाया था हुसैन शाह ने स्टार्ट करवाया था, लेकिन महमूद खिलजी ने से कंप्लीट करवाया था। ठीक है, और पर्शियन कला का नमूना है दोस्तों। क्या है? पर्शियन कला का नमूना है हुसैन शाह का मकबरा। ठीक है, और मध्य प्रदेश का ताजमहल, मध्य प्रदेश का ताजमहल किसे कहा जाता है दोस्तों? हुसैन शाह के मकबरा को मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि ये संगमरमर से बनी भारत की प्रथम इमारत है। ठीक है, तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर है? तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये भी ग्वालियर में स्थित है। मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। महारानी सांख्य राज्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना दोस्तों सांख्य राज्य की समाधि स्थित है शिवपुरी में। कहाँ पर? शिवपुरी में। ठीक है, तो हमने देख लिया दोस्तों तानसेन का मकबरा ग्वालियर में, मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में, और सांख्य राज्य समाधि की समाधि कहाँ पर है? शिवपुरी में है। नेक्स्ट देखते हैं रानी दुर्गावती की समाधि। याद रखना दोस्तों रानी दुर्गावती की समाधि है जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में रानी दुर्गावती की समाधि है। मत्स्येंद्रनाथ की समाधि, मत्स्येंद्रनाथ पीर की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों उज्जैन में। कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में मत्स्येंद्रनाथ की समाधि स्थित है। पेशवा बाजीराव की समाधि, तो पेशवा बाजीराव की समाधि स्थित है खरगोन में। कहाँ पर? खरगोन में पेशवा बाजीराव की समाधि स्थित है। मुमताज की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना दोस्तों मुमताज की कब्र स्थित है बुरहानपुर में। कहाँ पर स्थित है? बुरहानपुर में मुमताज की कब्र स्थित है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, किसका मकबरा? नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा ये स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ठीक है, इसके बाद रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना दोस्तों रानी अवंतीबाई की समाधि स्थित है मंडला में। ठीक है, झलकारी बाई की समाधि, किसकी समाधि? झलकारी बाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना ग्वालियर में है झलकारी बाई की समाधि। ठीक है, गिरधारी बाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो गिरधारी बाई की समाधि स्थित है मंडला में। कहाँ पर स्थित है? मंडला में गिरधारी बाई की समाधि स्थित है। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा, अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो धार में स्थित है अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा। बैजू बावरा की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो बैजू बावरा की समाधि याद रखना दोस्तों चंदेरी जो कि अशोकनगर में आता है वहाँ पर बैजू बावरा की समाधि स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में
ग्रीष्म ऋतु को और किस नाम से जाना जाता है? क्या मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं सियाला, यूनाला, चौमासा। तो याद रखना दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु को हम क्या कहते हैं? यूनाला कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु को यूनाला भी कहते हैं। ठीक है। अब मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है दोस्तों? तो याद रखना, मध्य प्रदेश की जलवायु है कैसी है? मानसूनी जलवायु या उष्णकटिबंधीय जलवायु है। कैसी है? मानसूनी या उष्णकटिबंधीय जलवायु है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना, मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी वेधशाला स्थित है इंदौर में। कहाँ पर स्थित है? इंदौर में ऋतु संबंधी वेधशाला स्थित है। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर मार्च माह में सर्वाधिक होता है। कौन से माह में? मार्च माह में सर्वाधिक होता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक औसत वर्षा कहाँ पर होती है? तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है कहाँ पर होती है? राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से में। कहाँ पर? दक्षिण पूर्वी हिस्से में सबसे ज़्यादा क्या होती है? बरसात होती है। ठीक है। अब दोस्तों, हमने आपको स्टार्ट में बताए थे कि ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है। ठीक है। परंतु याद रखना दोस्तों, शीत ऋतु को सियाला और वर्षा ऋतु को चौमासा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास जी को। किसको कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। दोस्तों, कालिदास जी के बारे में जितनी भी डिटेल से जानकारी है वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। ठीक है। इसलिए हम आप उसके बारे में जानकारी पता करने के लिए प्रीवियस वीडियो देख ले। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। प्राचीन भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? क्या प्राचीन भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो याद रखना, भवभूति को कहा जाता है प्राचीन भारत का मिल्टन। ठीक है। उम्बेक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? किसके नाम से? उम्बेक के नाम से भवभूति को उम्बेक के नाम से भी जाना जाता है। मतलब प्राचीन भारत का मिल्टन और उम्बेक दोनों किसके नाम है? भवभूति के नाम है। मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित किसकी रचना है? तो ये रचना है दोस्तों भवभूति जी की। किसकी रचना है? भवभूति जी की रचना है। मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। ठीक है। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, कौन कौन से? नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक किसकी रचना है? तो याद रखना दोस्तों, ये है भर्तृहरि की। किसकी? भर्तृहरि की रचना है नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। दोस्तों, एमपीपीएससी के टॉपिक में मध्य प्रदेश जीके में मध्य प्रदेश के साहित्यकार नाम का एक टॉपिक दिया है, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों कि कौन से कवि की कौन सी रचना है। तो याद रखना, भर्तृहरि की रचना नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक है और भवभूति की मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित है। ठीक है। कहते हैं दोस्तों कि जो उत्तर रामचरित है दोस्तों, ये संस्कृत का प्रथम दुखान नाटक है। क्या? उत्तर रामचरित जो है संस्कृत का प्रथम दुखान नाटक है। और भवभूति जो है दोस्तों, इनके गुरु का नाम था ज्ञान निधि। क्या? ज्ञान निधि भवभूति जी के गुरु का नाम था। ठीक है। और भवभूति कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति प्रतिशत है? क्या? मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति प्रतिशत है या एसटी प्रतिशत है? कौन सा प्रतिशत? एसटी प्रतिशत कह रहा है दोस्तों। ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 21.1, मतलब 21.1% जो है मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का एसटी प्रतिशत है। अब उसकी जनसंख्या कितनी दोस्तों मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की? तो याद रखना 1.53 करोड़। कितनी? 1.53 करोड़ मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। ठीक है। मध्य प्रदेश जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना, मध्य प्रदेश में जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान झाबुआ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झाबुआ में मध्य प्रदेश जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान स्थित है। अगरिया किस जनजाति की उपजाति है? याद रखना दोस्तों, अगरिया जो है ये गोंड जनजाति की उपजाति है। किस जनजाति की उपजाति है? गोंड जनजाति की उपजाति है। भील जनजाति की उपजाति कौन कौन सी है? तो याद रखना, भील जनजाति की उपजाति है भिलाला, पटलिया। मैं सबको तो नहीं लिख सकता दोस्तों,
ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको जरूर लिखूंगा। भिलाला, पटलिया, बरेला, राठिया और तड़वी भील। कौन कौन सी? भिलाला, पटलिया, बरेला, राठिया और तड़वी भील। जो तड़वी भील होते हैं दोस्तों, ये मुसलमान जो मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं उन्हें हम तड़वी भील कहा जाता है। मतलब जो भील होते हैं और वो मुस्लिम धर्म को अपना लेते हैं उन्हें हम तड़वी भील कहते हैं। तो भील जनजाति की उपजाति कौन कौन सी हो गई? भिलाला, पटलिया, बरेला, राठिया और तड़वी भील। ठीक है। बैगा जनजाति की उपजाति कौन कौन सी हैं? तो याद रखना, बिंजवार, नरोतिया, भरोतिया, रेमेना, कठमेना, रेमेना, कठमेना और नाहर। कौन कौन सी? बिंजमार, नरोतिया, भरोतिया, रेमेना, कठमेना और नाहर, ये बैगा जनजाति की उपजातियां हैं। ठीक है। कोल जनजाति की उपजाति कौन कौन सी हैं? तो याद रखना, रउतिया। कौन कौन सा? रउतिया और रोतेले। रउतिया और रोतेले जो है दोस्तों, ये कोल जनजाति की उपजातियां हैं। ठीक है। मोबासी रूमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कतई जहर सवाल दोस्तों। मोबासी रूमा किस जनजाति की उपजाति है? तो याद रखना, मोबासी रूमा कोरकू जनजाति की उपजाति है। कौन सी जनजाति की? कोरकू जनजाति की उपजाति है। भूमिया, भुईदार, पंडी किसकी उपजातियां हैं? तो याद रखना दोस्तों, भूमिया, भुईदार, पंडी ये भारिया जनजाति की उपजाति हैं। कौन सी? भारिया। मैंने बताया था दोस्तों प्रीवियस वीडियो में कि भारिया जो है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पतालकोट में निवास करती है और मध्य प्रदेश की आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजाति में शामिल है। कौन सी जनजाति सिख धर्म से प्रभावित है? तो याद रखना दोस्तों, बंजारा। बंजारा जनजाति जो है ये सिख धर्म से प्रभावित है। ठीक है, मतलब सिख धर्म को मानती है। बंजारा जनजाति की बसाहट, कौन सी जनजाति की बसाहट? बंजारा जनजाति की बसाहट को क्या कहते हैं? तो याद रखना, टाडा। टाडा कहते हैं बंजारा जनजाति की बसाहट को। भारिया जनजाति के मकान को क्या कहते हैं? ये कहते हैं हम ढाना। क्या कहते हैं? भारिया जनजाति के मकान को ढाना कहते हैं, जो कि पतालकोट छिंदवाड़ा में निवास करती है। इनके मकान घास फूस और लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, तो याद रखना, बंजारा जनजाति की बसाहट टाडा और भारिया जनजाति का मकान ढाना। कौन सी जनजाति गोंडों को अपना बड़ा भाई मानती है? क्या? कौन सी जनजाति गोंडों को अपना बड़ा भाई मानती है? तो याद रखना, भारिया। कौन सी? भारिया, वही पतालकोट छिंदवाड़ा वाले, ये गोंडों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। और कौन सी जनजाति भीलों को अपना बड़ा भाई मानती है? तो ये मानती है दोस्तों सहरिया। कौन सी? सहरिया, ये जो कि उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जाती है और बहुत ही आलसी प्रजाति है ये सहरिया। ठीक है, ये अपने भीलों को बड़ा भाई मानती है। यदि सहरिया लोगों को सामने जाके बोल दो आप तो भीलों के छोटे भाई हो, तो ये बड़े खुश होते हैं। ठीक है, तो याद रखना, ये भीलों को अपना बड़ा भाई मानते हैं सहरिया वाले जनजाति के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों मध्य प्रदेश के राजवंश से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको इस टॉपिक को भी बहुत ध्यान से देखना है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना, चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। कौन था चंदेल वंश का संस्थापक? नन्नुक। ठीक है। खजुराहो का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो खजुराहो का विष्णु मंदिर बनवाया था यशोवर्मन जी ने। किसने बनवाया था? यशोवर्मन जी ने खजुराहो का विष्णु मंदिर बनवाया था। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो याद रखना दोस्तों, ये बनवाया था विद्याधर जी ने। किसने बनवाया था? विद्याधर जी ने खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था। और खजुराहो किस जिले में आता है दोस्तों? ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। परमार वंश का संस्थापक कौन था? कौन से वंश का संस्थापक? परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना दोस्तों, उपेंद्र। क्या? उपेंद्र या कृष्णराज भी कहते हैं इसको। ये परमार वंश का संस्थापक था। मालवा में होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना दोस्तों, मालवा में होलकर वंश की स्थापना की थी मल्हार राव होलकर ने। किसने? मल्हार राव होलकर ने मालवा में होलकर वंश की स्थापना की थी। और राजधानी किसको बनाई थी? तो राजधानी बनाई थी इंदौर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशंग शाह किस वंश का शासक था? होशंग शाह किस वंश का शासक था? तो याद रखना दोस्तों, होशंग शाह गौरी वंश का शासक था। कौन से वंश का शासक था? गौरी वंश का शासक था। और होशंग शाह ने होशंगाबाद शहर की स्थापना की थी। तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तोमर वंश का अंतिम शासक था डूंगरपुर सिंह। कौन? डूंगरपुर सिंह जो है तोमर वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? ठीक है,
त्रिपुरी जो है किस वंश की राजधानी थी? तो याद रखना दोस्तों, त्रिपुरी जो है कलचुरी वंश की राजधानी थी। कौन से वंश की राजधानी थी? कलचुरी वंश की राजधानी थी त्रिपुरी। और क्वेश्चन है, गरुड़ किस वंश का राजकीय चिन्ह था? तो याद रखना दोस्तों, गरुड़ जो है वो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। कौन से वंश का? गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ऑप्शन दिए हुए हैं, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, ओमकारेश्वर या महेश्वर परियोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ये जल शब्द याद रखना, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना इंदिरा सागर परियोजना है। यदि आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना, तो विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना है, जो कि सिंगरौली में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट ओमकारेश्वर परियोजना की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंदिरा सागर परियोजना की बात कर लेते हैं दोस्तों। इंदिरा सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना खंडवा जिले में स्थित है और मध्य प्रदेश की परियोजना है। मतलब इसमें अन्य दूसरे राज्यों की भागीदारी नहीं है। कितना क्षमता उत्पादन है इसकी दोस्तों? 1000 मेगावाट। कितनी? 1000 मेगावाट। इसलिए ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, क्या क्या? इंदिरा सागर परियोजना खंडवा जिले में है, सिर्फ मध्य प्रदेश की परियोजना है। विद्युत उत्पादन कितना है इसका? 1000 मेगावाट और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। यदि एमपीपीएससी में दोस्तों कभी कभी 3 मार्कर्स में जो क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं, तो आपसे पूछ लेगा इंदिरा सागर परियोजना, तो आपको ये चारों फैक्ट वहां जो कहते हो उतार देना है। ठीक है, ओमकारेश्वर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो याद रखना ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा जिले में स्थित है। खंडवा जिले में ओमकारेश्वर परियोजना स्थित है और ये भी सिर्फ मध्य प्रदेश की परियोजना है और इसकी उत्पादन क्षमता है 520 मेगावाट। कितनी? 520 मेगावाट। महेश्वर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो याद रखना महेश्वर परियोजना स्थित है दोस्तों खरगोन जिले में। कहां पर स्थित है? खरगोन जिले में स्थित है महेश्वर परियोजना और यह भी मध्य प्रदेश की परियोजना है और इसकी उत्पादन क्षमता है 450 मेगावाट। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। बल्कि इंदिरा सागर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना और महेश्वर परियोजना ये तीनों भी नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, और सरदार सरोवर परियोजना भी नर्मदा नदी पर स्थित है। दोस्तों जो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है, इसका डैम कहाँ पर स्थित है? तो नौगांव क्षेत्र पड़ता है गुजरात में। कहाँ पर? नौगांव क्षेत्र गुजरात में ये डैम बनाया गया है सरदार सरोवर परियोजना का। ठीक है, क्या हुआ दोस्तों 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के मन में सबसे पहले विचार आया था और उन्होंने इसका क्या हुआ इसके बारे में सोचा था। ठीक है, परंतु 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने इसका शिलान्यास किया था। किसने शिलान्यास किया था? जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में इसका शिलान्यास किया था। और 17 सितंबर 2017, कब? 17 सितंबर 2017 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन रहता है। उसी दिन इन्होंने इस सरदार सरोवर परियोजना का उद्घाटन 17 सितंबर 2017 को किया था। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। मतलब 4 राज्यों की इसमें भागीदारी है। दोस्तों कहते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना से सबसे ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश को हुआ, परंतु लाभ सबसे कम मिला मध्य प्रदेश को। इसमें दोस्तों जो बांध बनाया गया है इसकी ऊंचाई है 138 मीटर। कितनी? 138 मीटर। और कहते हैं कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट डैम है ये। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट डैम है सरदार सरोवर परियोजना का डैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? क्या? मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई थी 1962 में। कब की गई थी? 1962 में। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों 25 दिसंबर 2000 से और आज है 25 दिसंबर, इसलिए याद रखना 25 दिसंबर 2000 मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन सुशासन दिवस से 25 दिसंबर से सन 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? याद रखना दोस्तों 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी।
मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक किस जिले में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व है सतना जिले में। कहां पर? सतना जिले में मध्य प्रदेश में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व है। मध्य प्रदेश में सड़कों का न्यूनतम घनत्व किस जिले में है? तो याद रखना श्योपुर में। कहां पर? श्योपुर में सड़कों का न्यूनतम घनत्व स्थित है। ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH3। कौन सा? NH3। ये कहां से कहां तक है? आगरा से मुंबई तक। आगरा से मुंबई तक है और इसकी टोटल लेंथ है 717 किलोमीटर। कहां? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है। राज्य मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH6। ठीक है। ये उदयपुर, कोटा, शिवपुरी, झांसी से जाता है और इसकी टोटल लेंथ है 76 किलोमीटर। ठीक है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है ब्यावरा राजगढ़ को। कहाँ? किसको? ब्यावरा राजगढ़ को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में किस वर्ष को सड़क वर्ष के रूप में मनाया गया? तो 2005 को। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश गान मेरा मध्य प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? लेखक महेश श्रीवास्तव, राइट। संगीतकार सुनील झा, राइट। और गायक शांतनु मुखर्जी, राइट। मतलब सभी कथन सत्य है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके लेखक महेश श्रीवास्तव है दोस्तों, संगीत इसको सुनील झा ने दिया और गायक था शान या शांतनु मुखर्जी ने इसको गाया था मध्य प्रदेश गान मेरा मध्य प्रदेश को। आपने सुना होगा, सुक्का दाती सबका दाती सुक्का दाता सबका साथी, सुक्का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। तो ये मेरा मध्य प्रदेश गान है दोस्तों। इसके लेखक थे महेश श्रीवास्तव, इसको संगीत दिया सुनील झा ने और गायक है शांतनु मुखर्जी या शान। ठीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? आपको पता होगा दोस्तों, बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज। कौन सा? दूधराज, जिसे हम साहे बुलबुल कहते हैं या पैराडाइज फ्लाई कैचर। राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद या बट वृक्ष। ठीक है, बरगद या बट वृक्ष है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? सफेद लिली। ठीक है, सफेद लिली मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। राजकीय मछली महासीर। महासीर जो है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। राजकीय नाट क्या है? राजकीय नाट याद रखना दोस्तों, माचा है या माछ है। ठीक है। अब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो याद रखना मलखंभ। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है और 2013 से इसको राजकीय खेल घोषित किया गया था। और प्रभास जोशी खेल पुरस्कार जो है दोस्तों मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है। फसल की बात करें तो सोयाबीन है। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन है। तो दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बनाया हूँ मैंने। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके बताएं। ठीक है, यदि आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से ज्ञान मिला होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।